हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। तो इन शॉर्ट माय फ्रेंड्स की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करंट सीएम ऑफ इंडिया एंड करंट गवर्नर्स ऑफ इंडिया कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्या प्रोसेस है उन्हें बनाने का। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगेगी। एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए विनोद वेरी गुड आफ्टरनून, ब्रजेश, पवन, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास में आप सभी का स्वागत है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले मैं आपका सीएम की बात करूंगी, यानी कि चीफ मिनिस्टर की मैं बात करने वाली हूँ, मुख्यमंत्री की। तो चलिए एक बार जय हिंद के नारे के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे प्यारा भारत हमारा। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शिवापाल, मैं बिल्कुल भी किसी बच्चे से गुस्सा नहीं हूँ, आपको पता नहीं क्यों मेरे को देख के गुस्सा लगती हूँ मैं। ओके गाइस, तो चलिए, अगर गाइस हम लोग सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं एक केंद्र की यानी कि सेंट्रल की, तो सबसे पहला व्यक्ति हमें कौन दिखते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। पर जब हम बात करते हैं किसी राज्य की, तो सबसे सर्वप्रथम व्यक्ति जो हमें दिखते हैं वो दिखते हैं मुख्यमंत्री। तो जिस प्रकार से सेंट्रल के अंदर या केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री हेड या प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार से किसी भी स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर आपके हेड या प्रमुख होते हैं। बिल्कुल आपका ध्रुव जी, हमें आपके कमेंट्स दिख रहे हैं और मुझे सभी बच्चों के कमेंट दिख रहे हैं। टुडे स्टडी विद, ओके चलिए चलिए, ओके सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे विजिबल है। ठीक है, तो गाइस हम लोगों का जो मतलब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, यानी कि टुडे क्लास इज बायलिंगुअल। ओके, आज की क्लास आपकी कंप्लीटली बायलिंगुअल क्लास है। तो आई उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आता है, पहले हिंदी में हम लोग बात करेंगे फिर इंग्लिश में, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए, एक वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री को सरकार का मुखिया कहा जाता है। कौन सी सरकार का? राज्य सरकार का कहा जाता है। एज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द चीफ मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट के आगे ना मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और लगा ले, देखिए स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी देखिए रिसेंटली चुनाव भी होने वाले हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव हैं। तो मुझे जल्दी से बताइए कहां पर आपके चुनाव है, अभी मुझे बताओ। क्लास चल तो रही है, ऐसा नहीं है क्लास नहीं चल रही भैया, क्लास चल रही है, पढ़ा तो रही हूं मैं। एज अ रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी द चीफ मिनिस्टर इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ही इज, यहाँ पे लिखा है ही इज असिस्ट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर who are a part of state executive along with governor and advocate general of state। मतलब देखिए, वो जो आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके मंत्री परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जितना भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो कैबिनेट उनकी सहायता करता है, क्योंकि कैबिनेट होगी, एक प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी कैबिनेट होती है, एक चीफ मिनिस्टर होता है उसकी एक काउंसिल होती है। तो उस कैबिनेट के प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ऐसी एक काउंसिल जो होती है मिनिस्टर की, उसके प्रमुख कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो वही बात लिखी है, उन्हें उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्य के राज्यपाल और महाधिवक्ता के साथ राज्य कार्य करने का भी एक हिस्सा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जिस तरह से आपका क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से आपके एक स्टेट में आपके मुख्यमंत्री होते हैं, पर हाँ दोनों के फंक्शंस एकदम अलग होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूपी में चुनाव है भैया, तुम्हारी किसको वोट देने वाले हैं आप यूपी में? वैसे तो ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, किसी को भी दो, जो बड़ा लगे जो अच्छा लगे उसको वोट दो। ठीक है, यूपी के चुनाव बड़े ही ज्यादा वो होते हैं, मतलब देश की दशा बदलने वाले होते हैं, बिकॉज यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। ठीक है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वहां पर सीट भी सबसे ज्यादा है। तो अपना वोट सोच समझ के दें अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, प्रधानमंत्री के समान जो केंद्र में सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर सरकार का मुखिया होता है। जैसे कि मैंने अभी बच्चे आपको बताया एग्जैक्ट वैसे ही। ठीक है, तो मनीष कुमार जी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है,
तो बच्चे आपको मैंने इन शॉर्ट ये बात बताई है कि जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर हेड होते हैं। उसी तरह अगर मैं कैबिनेट की बात करती हूँ तो कैबिनेट में आपके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो चीफ मिनिस्टर और आपका प्राइम मिनिस्टर सिमिलर ही है, बस प्राइम मिनिस्टर का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, पर आपका चीफ मिनिस्टर का दायरा अपने स्टेट तक ही रहता है। ठीक है, तो आपका इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, अच्छा विकास कह रहे हैं मैम सभी को दे देंगे। भैया कैसे दे दोगे सभी को, एक साथ सबको वोट दे दोगे तुम? बड़े ही खतरनाक व्यक्ति हो यार तुम तो, कैसे है भाई? ठीक है, तो बच्चों पहले वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि होता कौन है एक्चुअली, क्या है चीफ मिनिस्टर, है क्या? पहला, वह राज्य सरकार का मुखिया होता है, कौन? चीफ मिनिस्टर। दूसरा, जहां राज्यपाल राज्य सरकार का नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, वहीं मुख्यमंत्री बनने वाला व्यक्ति सरकार की वास्तविक कार्यपालिका होती है। देखिए एक राज्य में गवर्नर होते हैं जिन्हें आप राज्यपाल कहते हैं, और एक राज्य में मुख्यमंत्री भी होते हैं। राज्यपाल एक नाम मात्र के होते हैं क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और राष्ट्रपति जी क्योंकि हर जगह पे नहीं रह सकते तो वो अपनी आय को, यानी कि हर एक स्टेट में अपनी आय को रखते हैं, यानी कि राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। पर राज्यपाल नाम मात्र के कार्यपालक होते हैं क्योंकि एंटायर स्टेट का जो वर्क होता है वो हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपको, ठीक है, आपको याद रखना है। वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है, जिसका अर्थ है वास्तव में चाहे वह सही हो या नहीं। यानी कि बच्चे देखिए ये एकदम वास्तविक कार्यपालिका है, इसको तो काम करना ही पड़ेगा, राज्यपाल करे या ना करे। यहां पर अगर ये काम नहीं करेंगे तो अगली बार लोग इसको वोट ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो जनता की पूरी तरह से पब्लिक फिगर है। ठीक है, जनता के द्वारा चुना हुआ बंदा है, अगर भैया तू काम नहीं करेगा तो अगली बार तेरे को वोट में दिखा देंगे। तो इस तरह से होती है। ठीक है, चलो चलो वोट किसी को भी दो, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। हम नहीं कहेंगे कि कौन सी सरकार को वोट दो, और ना हमें कोई अधिकार है आपको ये कहने का कि आप किसे वोट देंगे या किसे नहीं। अगर आप 18 साल के हैं तो आप बहुत ही ज्यादा समझदार, मैं समझती हूँ कि समझदार हैं। ठीक है, पर अपना वोट अच्छे से दें भैया, थोड़ा सा रोजगारी को देखते हुए दें, है ना, नौकरियों को देखते दें, क्योंकि छात्रा की सबसे बड़ी जो वो है, क्या नाम है, क्योंकि कल के बजट ने तो एकदम ही दुनिया हिला दी है भाई, पोपट लाल की तरह, है ना। तो थोड़ा सा बजट के बारे में भी, और अपने परिवार के, अपने आने वाले भविष्य और अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा और नौकरी की, क्योंकि पीढ़ी इसलिए बोला, नौकरी होगी तो पीढ़ी भी ढंग की रहेगी ना। तो सभी चीजों को देखते हुए ही अपना वोट दे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। ठीक है, चलो चलिए, बहुत ही मजा आता है ना जब वोट्स होते हैं ना, एवरी टाइम हम एक नई चीजें सीख सकते हैं। आजकल के टाइम पे न्यूज जो होती है ना, एक अच्छी ऑथेंटिक न्यूज की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल न्यूज चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ जो बस एवं ही आजकल ढंडोरा पीटे हुए हैं। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल की बात कर रही हूँ, जैसे कि राज्यसभा या लोकसभा न्यूज चैनल को इस समय पे मेरे ख्याल से बच्चों को वॉच करना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छी तरह से। ठीक है, अब सिर्फ लोकसभा के बाकी चैनलों को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी और चैनल को देखना पसंद ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि चैनल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इस समय पे। ठीक है, न्यूज चैनल, बट लेकिन अभी आप करेंटली राज्यसभा को प्रेफर करें, लोकसभा को प्रेफर करें, और आज चुनावी बातों को जाने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गुड फॉर योर ग्रोथ। नहीं, मुख्यमंत्री काउंसिल का मुखिया होता है उमेश कुमार शर्मा। बिल्कुल दीपक, आपके मैसेज मुझे सभी दिख रहे हैं। चलिए, हाउ इज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड? चीफ मिनिस्टर को हम कैसे अपॉइंट करते हैं बच्चे? देखिए आप सभी को पता है कि देखिए जब चीफ मिनिस्टर के, अभी देखिए हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत ही पेचीदा होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में हम करंट न्यूज़ भी बच्चों कंटिन्यू देख ही रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इन्हें कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है। आप कौन से देश में रहते हैं? आप एक लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां पर आपको अपना नेता, अपना लीडर चुनने का अधिकार होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता है? आप सभी जानते हैं, चीफ मिनिस्टर वो पर्सन होता है जिसे जनता के द्वारा चुना जाता है। पर कैसे, ये सारी चीजें देखेंगे। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री की तरह जिनकी नियुक्ति के प्रावधानों का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं
नहीं है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विवरण का भी उल्लेख नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है ये सवाल, ठीक है, कि आपका मुख्यमंत्री का व्यवधान मतलब जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति का व्यवधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आप लोग सीधा आंसर करिए, किसी आर्टिकल में या किसी तरह से इस तरह की संविधान में ये नहीं दिया गया है, और ना ही प्रधानमंत्री का दिया गया है, और ना ही आपका ना ही प्रधानमंत्री का और ना ही आपका मुख्यमंत्री का, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, पर कैसे करता है इसका प्रावधान आपको नहीं दिया गया। भाई क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया ना कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर जनता को अपना लीडर चुनने का अधिकार है, इसका मतलब वो लोकतांत्रिक है। तो इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 यानी कि 164 में आपको इतना ही मेंशन किया गया है बच्चों, क्या किया गया है? गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? पहले तो मैं बता दूं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट जो उनको शपथ वगैरह दिलाने का काम होता है वो राज्य के गवर्नर का होता है, पर अपॉइंट कौन का? वो चुना कैसे जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। हाउ एवर द गवर्नर कैन नॉट अपॉइंट एनी रैंडम पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर बट हैज टू फॉलो अ प्रोविजन। गवर्नर किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे एक प्रावधान का पालन करना होता है। जो भी जनता ने व्यक्ति चुना है, जो पार्टी के द्वारा जिसको मेजॉरिटी में जो व्यक्ति चुना गया है, उसी व्यक्ति को राज्यपाल को अपॉइंट करना होता है, उसकी बस नियुक्ति का काम करते हैं, पर ये अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते। इनके हाथ में उन्हें शपथ दिलाने का काम है, पर अपने मर्जी से किसी व्यक्ति को चुनने का काम राज्यपाल या गवर्नर का नहीं होता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ब्रजेश कुमार, मैं सारे आर्टिकल बताऊंगी, टेंशन मत लो। पहले मुझे बताओ कि इज इट क्लियर? जो मैंने आपको बताया वो समझ आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे क्लियर करें कि यस मैम क्लियर है। ठीक है बच्चों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है वही मैं आपको समझा रही हूं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत के आधार पर यानी कि मेजॉरिटी के आधार पर जनता के द्वारा की जाती है, यानी कि आप खुद चुनते हैं। मान लीजिए जब वोट है दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसकी विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आप अपने नेता को खुद ही चुनते हैं। आप वोट दे के आते हैं ना, तो वो आप खुद चुन रहे हैं। अभी यूपी में चुनाव होंगे तो आप खुद चुनने जाएंगे वो अपना जनता, ठीक है। राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा, जो भी चुना गया व्यक्ति है मेजॉरिटी के साथ, पर वो स्पेसिफिक किसी और व्यक्ति को अपनी मर्जी से नहीं वो कर सकता है कि भैया ये मैंने बंदा कैंडिडेट चुना है, इसको लेके आ जाओ, ऐसा वो नहीं कर सकता। अ लीडर ऑफ अ पार्टी दैट हैज गॉट द मेजॉरिटी शेयर ऑफ वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। पार्टी के एक नेता को विधानसभा चुनावों में बहुमत का वोट मिला है, उसे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कोई भी, देखिए एक कंप्लीट पार्टी वोट लगती है और उस पार्टी के अंदर जो वोटिंग में व्यक्ति जीतता है, मेजॉरिटी जिसको ज्यादा बहुमत मिलती है, वही व्यक्ति आगे चल के मुख्यमंत्री बनता है। तो कंप्लीटली, और पार्टी को वोट कौन देता है? जनता वोट देती है, आप देते हैं, मैं देती हूँ। होता है ना कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये जो भी ये सब पार्टी हैं, जितनी भी आपका XYZ पार्टीज है, आम आदमी पार्टी एंड ऑल, उनमें से आप अपने कैंडिडेट को चुनते हैं, और वो कैंडिडेट फिर बाद में जाकर जिसको भी मेजॉरिटी से पार्टी के अंदर वोट मिलते हैं, वो आगे चल के मुख्यमंत्री बनता है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो गवर्नर करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 164। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो बताएं यस मैम क्लियर है। ठीक है, चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सभी को क्लियर होगा।
ठीक है, when no party get a majority in the election, governor exercise his own discretion and appoint a chief minister accordingly. जब चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है और उसी के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मतलब देखिए, मान लीजिए आपका क्या होगा, जब किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलती है तो फिर राज्यपाल के हाथ में होता है मुख्यमंत्री को चुनना। ठीक है, पर लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि बहुमत नहीं मिलती, जैसे तैसे गठबंधन करके ये करके वो करके राज्य में मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो ही जाता है। ठीक है, पर बच्चों देखिए, एक बहुत बड़ी पावर राष्ट्रपति के पास भी होती है। आपको बताना है उस पावर का नाम क्या होता है। एक्चुअली जब किसी भी जब किसी भी राज्य के अंदर मान लीजिए सरकार अपनी सरकार बनाने में बहुमत पाने में नाकामयाब रही, जैसे कि आपका क्या हुआ था मुंबई के अंदर, जैसे गठबंधन हुआ था शिवसेना और बीजेपी पार्टी का, बाद में वो लोग जीत गए और बाद में उनमें क्या हो गया, बाद में उनमें हो गया कि बीजेपी वाले चाहते थे अपने बंदे को मुख्यमंत्री बनाना, शिवसेना चाहती थी अपने बंदे को मुख्यमंत्री बनाना, तो वहां पे क्या हो गया कि उनकी सरकार ही नहीं बन पाई बहुत समय तक। और जब इतने समय तक सरकार नहीं बन पाती, मतलब वोट आपने जीत लिए पर आप मेजोरिटी नहीं पा पाए, अपने ही लोगों की सरकार नहीं बना पाए हो, तो राष्ट्रपति का एक बहुत बड़ा रोल आता है। राष्ट्रपति को इस मामले में एक बहुत बड़ी पावर दी गई है। आपको बच्चों बताना है कि उस पावर का नाम क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल सही कहा, उनका नियुक्ति है, पद नहीं है उमेश कुमार शर्मा। अगर कभी राज्यपाल मैम चुनेगा तो फिर वो लोग मत मत मुझे थोड़ा आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। वीटो नहीं होती गुरमुख, मैंने वीटो पावर्स पढ़ाई है डियर। वीटो पावर आपका स्पेसिफिक बिल के लिए यूज की जाती है, तो ये बिल थोड़ी है। उमेश कुमार शर्मा ने एकदम सही आंसर किया है। द करेक्ट इज आपका क्या होगा बच्चे उस समय पे, उसे कहते हैं आपका प्रेसिडेंशियल रूल। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये पावर दी गई है कि भैया जिस स्टेट में गवर्नमेंट नहीं बन पाई तो वो उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। क्या होता है प्रेसिडेंशियल रूल? देखिए, प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर्स के अंदर आता है, जिसे कहते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, ये 3 टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अंडर आर्टिकल आपका 352, 352 आर्टिकल के अंदर आती है। दूसरे नंबर का होता है आपका प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन, अंडर आर्टिकल 356 या 356 के तहत आता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, अंडर आर्टिकल 360, 360 के अंदर आता है। तो बच्चों, जिस भी स्टेट में मान लीजिए इसमें बोला कि पार्टी ने पूरा क्या करा, बहुमत बहुमत सब मिल गई, वोट सब जीत गए, बाद में आपस में क्लैशेस की वजह से मेन बंदा नहीं चुना जा रहा है, ठीक है, सरकार ही नहीं बन पा रही, तो उस कंडीशन में वो उस राज्य के अंदर कोई मुखिया नहीं रहेगा तो राज्य उतर पुतर हो जाएगा। तो अब इसकी जिम्मेदारी बन जाती है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति जी पहले तो उन्हें एक टाइम, मतलब राष्ट्रपति जी देखते हैं कि इतने समय सीमा के अंदर, मतलब वोटिंग के आपका 2 हफ्ते के या 14 दिन के अंदर कोई सरकार एक नियुक्त कर देनी चाहिए। ऑफिशियली तो ये होता है, पर अगर नहीं करी तो उस स्टेट पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा अंडर आर्टिकल 356, 356 के अनुसार। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो फिर वहां पर ये राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक रहेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको या तो बहुमत से व्यक्ति को चुनना है कि भैया अपना नाम डिक्लेयर करना है कि भाई ये व्यक्ति हम ऐसा मुख्यमंत्री दे रहे हैं एज अ मेजोरिटी। ठीक है, अगर आपने पहली चीज अगर आप नहीं कर पाए तो 6 महीने के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे और उसके बाद दोबारा से आपका क्या चुनी जाएगी, सरकार चुनी जाएगी और फिर दोबारा से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ये 2 कंडीशन में होता है, पहला कि जब सरकार नहीं बना पाए, वोट सब जीत लिए, बाद में अपनी गवर्नमेंट ही नहीं क्रिएट कर पाए। दूसरा होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, मान लीजिए किसी भी स्टेट में एक XYZ नाम की गवर्नमेंट है, मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लूंगी क्योंकि कुछ बच्चों की भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी XYZ नाम की गवर्नमेंट है,
वो उस स्टेट में अच्छे से क्या कर पा रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रही, कोड एंड कंडक्ट्स को फॉलो नहीं कर पा रही, तो अब क्या होगा, अब भैया राष्ट्रपति जी को कमान लेनी पड़ेगी। अब राष्ट्रपति देख रहे हैं कि भाई वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रही, तो वहां पर उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति शासन दो स्थिति में लगता है। पहली स्थिति जब आपका सरकार नहीं बन पाती, और दूसरी स्थिति जब जो एग्जिस्टिंग जो वहां पर गवर्नमेंट है वो वहां पर आपका सही प्रकार से रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराने में नाकामी है, तो इस कंडीशन में आपका लगता है। और मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति शासन या कोई भी आपातकाल, चाहे वो फिर नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, या आपका राष्ट्रपति शासन हो, 6 महीने से ज्यादा अब नहीं लग सकता है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी के समय 1976 में आपका नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो देश का बहुत नुकसान हुआ, और ये इमरजेंसी करीबन 2 साल तक चली थी। तो इतना ज्यादा नुकसान होता है देश का, इसीलिए इसको बाद में मोरारजी देसाई जी की जब गवर्नमेंट बनी, पहली बीजेपी गवर्नमेंट कहते हैं इसको, जब बनी, तो उन्होंने इस प्रावधान को खत्म किया और उन्होंने मैक्सिमम टाइम 6 महीने का दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बिल्कुल सही है उमेश, सरकारी तंत्र विफल हो जाता है तब भी हमारा ये लगता है। ठीक है मैम, एक बात बताइए, अगर जैसे किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या गवर्नर सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट कर सकता है? ठीक है, ऐसा नहीं होता, कोई भी पार्टी ये चाहती ही नहीं है, कर सकता है, पर लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है गौरव, ऐसा आज तक इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। गौरव, मैंने आपका गौरव धिंगरा, मैंने आपका ही आंसर बताया है। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताएं यस मैम क्लियर है। देखिए, मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपको पूरी चीजें समझाना, और दूसरी चीजें कि आपको सभी चीजों के डाउट्स भी क्लियर करना। ठीक है, 6 महीने कर करके बढ़ा तो सकते हैं नहीं, ठीक है, इसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, बढ़ा सकते हैं पर बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी ये कंप्लीटली मेजोरिटी बेस हो गया राष्ट्रपति के हाथ में। पहले ये कंप्लीटली राष्ट्रपति के हाथ में था, और अब ये कंप्लीटली मतलब पार्लियामेंट की मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम 1 ईयर। ओके बिरजेश, चलिए, सभी को क्लियर है? शालिनी क्लियर है? बहुत बढ़िया शालिनी, शालिनी को हमेशा बहुत जल्दी से क्लियर हो जाता है ना, वेल डन शालिनी, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मामलों में जहां किसी भी दल ने बहुमत हासिल नहीं की, राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य या गठबंधन से एक को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। तो ध्रुव धिंगरा, आपका आंसर मिल गया है, उम्मीद करती हूँ। ध्रुव नहीं, क्या नाम था, गौरव धिंगरा। ठीक है, नियुक्त करता है और फिर उसे सदन में विश्वास साबित करने के लिए 1 महीने का समय देता है। तो जैसे यहाँ पर आपका जो क्या नाम था बच्चे का, ये धिंगरा जी ने कहा कि मैडम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसको मिल जाएगा, बिल्कुल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को मिल जाएगा, पर उसे 1 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन पास कराना होगा, विश्वास मत हासिल करना होगा। बच्चे, कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि आपको मंत्री बनने लायक है भी या नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने लायक नहीं होता तो बाकी सभी मंत्री उसके लिए अविश्वास पत्र क्या कर सकते हैं, अविश्वास पत्र जारी कर सकते हैं। ये प्रोसेस राष्ट्र प्रधानमंत्री के लिए भी होता है, जिसे कहते हैं आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या इम कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये वो पत्र होता है जिसमें सभी लोग अपनी मेजोरिटी देते हैं कि ये बंदा इस लायक नहीं है। और हमारे देश में आज तक सिर्फ एक प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव को हासिल किया है, इन्होंने अविश्वास मत को हासिल किया है, उसका नाम बताइए। चलिए, अलायंस टुगेदर टू मेक गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है गौरव धिंगरा। ठीक है बच्चे, चलिए, एक सेकेंड, बिल्कुल नवीन चौहान, आपके सभी कमेंट दिख रहे हैं मैम, आप अच्छे से समझाते हैं, थैंक यू सो मच शालिनी, थैंक यू फॉर द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। ओके गाइस, तो अगला आता है बच्चे, नेक्स्ट में कंडीशंस बताई गई हैं।
नेक्स्ट बच्चे आता है विश्व प्रताप सिंह। देखिए विश्वनाथ प्रताप थे। विश्वनाथ प्रताप ऐसे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अविश्वास मत हासिल नहीं किया था। हाँ, उनके प्रति जारी किया था। ऐसे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रति भी जारी हो चुका है। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका, मैं गौरव आपका डाउट अभी तो इसके बीच में ये नहीं लेके आऊंगी, थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जी भी नहीं थे, ज्ञानी जैल सिंह तो बिल्कुल भी नहीं थे। सिर्फ एक ही है, विश्वनाथ आनंद, सॉरी विश्वनाथ प्रताप। एक तो विश्वनाथ के नाम साथ ना आनंद अपने आप लग जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यदि पदधारी की कार्यालय में मृत्यु हो जाती है तो राज्यपाल अपने विवेक से एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। हालांकि सत्ताधारी दल एक सदस्य को नामित करता है और राज्यपाल आमतौर पर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। इस व्यक्ति को तब तक निर्दिष्ट समय के भीतर विश्वास शामिल करना होता है। बच्चे देखिए, मान लीजिए कोई भी आपका मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तब क्या होगा? तब तो पोस्ट खाली हो गई। तो जिस भी पार्टी का वो था तो वो अपनी पार्टी से किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर सकते हैं। आपने वो देखी होगी मिर्जापुर। ठीक है, क्या होता है कि ठीक है, सभी ने देखी होगी ऑलमोस्ट मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में क्या होता है कि लखनऊ के जो सीएम होते हैं, ठीक है, लखनऊ के जो सीएम होते हैं, त्रिपाठी जी के जो संबंधी हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी पार्टी में से एक व्यक्ति को क्या होता है, जो त्रिपाठी जी हैं उसमें, उन्हीं की बहू का नाम नॉमिनेट हो जाता है ना, जिसके बाद उनकी दुश्मनी भी शुरू हो जाती है। तो बेसिकली वही चीज है एग्जैक्टली, जो सत्ताधारी दल होता है, जिसके पास सत्ता है, जो मेजोरिटी में थी पहले, उसने अपने एक व्यक्ति को क्या बनाया? मुख्यमंत्री बनाया। अब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद क्या है, वो अपना एक बंदा आगे के लिए अपॉइंट कर देते हैं, यानी कि किसी और एक बंदे को मेजोरिटी से राज्यपाल को नाम बताते हैं और राज्यपाल उसको ही मुख्यमंत्री बना देते हैं। पर उनको भी 1 महीने के अंदर विश्वास मत हासिल करना होता है। एक व्यक्ति जो किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। पहली बात तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना चाहिए, पर वो व्यक्ति भी सदन का सदस्य बन सकता है। मान लीजिए वो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है जो किसी भी हाउस का मेंबर ना रहा हो, पर लेकिन अगर मान लीजिए वो मुख्यमंत्री के लिए चुना गया तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का सदस्य चुनना कंपलसरी होता है। अगर वो 6 महीने के अंदर किसी भी सदस्य सदन में नहीं आ पाया है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं बना, तो वो ऑटोमेटिकली वो सीएम के पद से हट जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने देख ली अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी उससे भी अच्छी बात है। मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन से संबंधित हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि किस सदन में, किसी भी सदन में बेसिकली हो सकता है, विधानसभा में, परिषद में, या फिर आपका विधानमंडल में। ठीक है, तो वहां से संबंधित हो सकता है। तो बच्चे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कोई भी डाउट रह गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को पर्सनली यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डाउट आपको कुछ बचता है। तो चलिए आगे बढ़ जाती हूँ। आगे आता है, व्हाट इज द टर्म ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। मतलब यहाँ पे बोला मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, मतलब कोई भी व्यक्ति कितने समय के लिए मुख्यमंत्री बनता है। उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। मतलब यहाँ पे देखिए, aspirants should clearly understand that the term of CM not fix, ये कभी फिक्स नहीं की जाती, and he hold his office during the pleasure of the गवर्नर। राज्यपाल उन्हें कभी भी हटा नहीं सकते हैं। 5 साल के लिए बनते हैं, देखिए उसके बाद चुनाव होता है, वो दोबारा भी जीत सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल उन्हें कभी नहीं हटा सकते। राज्यपाल उसे तब तक बर्खास्त नहीं कर सकते हैं तब तक कि उसे सदन के बहुमत का सदस्य, मतलब देखिए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए राज्यपाल एक वैलिड पर्सन नहीं है। राज्यपाल जब तक नहीं हटा सकते जब तक उन्हें बहुमत नहीं मिलेगी। जब सीएम बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। कोई भी सीएम है, उन्हें मेजोरिटी नहीं मिल रही, उनकी काउंसिल ही उन्हें मेजोरिटी नहीं दे दी, तो मतलब वो बहुमत में अब नहीं है, वो हट जाएंगे और वो उन्हें राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। बच्चे, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि उनका टाइम पीरियड 5 साल होगा, पर क्योंकि हमारे इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं इसीलिए उनका टाइम पीरियड 5 ईयर माना जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बताएं कि यस मैम समझ आ गया। ओके, हर पार्टी की कुछ ना कुछ मेजोरिटी होती है सूरज पटेल,
What is the main function of the chief minister? The chief minister of the state perform function in relation to the different categories of person. देखिए राज्य के मुख्यमंत्री विभिन्न श्रेणियों के लोगों के संबंध में कार्य करते हैं। मंत्री परिषद के लिए भी काम करते हैं। मंत्री परिषद का कंप्लीटली वो गठन करते हैं, उनके प्रमुख होते हैं। गवर्नर के उन्हें सारी जानकारी गवर्नर को भी देनी होती है, तो गवर्नर के लिए भी वर्क करते हैं। राज्य विधानमंडल के का भी वो हेड होते हैं, इसीलिए स्टेट लेजिस्लेचर को भी अपनी पार्टी की सभी जानकारी उनको देनी पड़ती है। तो इन सभी के प्रति एक मुख्यमंत्री काम करते हैं, बाकी जनता के प्रति तो करेंगे। अदर फंक्शंस क्या क्या है? तो अदर फंक्शंस बच्चे ये हैं कि वह राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए आपका ही चेयर्स द स्टेट प्लानिंग कमीशन। जो स्टेट प्लानिंग कमीशन होती है जिससे एडवाइस नीति आयोग लेता है, उस स्टेट प्लानिंग जो नीति आयोग को एडवाइस देता है उसके हेड होते हैं आपके कौन? चीफ मिनिस्टर उसके भी हेड होते हैं, उनके प्रति भी उनकी जवाबदेहिता होती है। ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द कंसर्न जोनल काउंसिल बाय द रोटेशन होल्डिंग दैट ऑफिस फॉर अ पीरियड 1 ईयर एट अ टाइम। वह बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं, उस पद को एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए धारण करते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रीय जो परिषद होते हैं, परिषद बनते हैं किसी भी काम के लिए, तो उन सभी जो स्पेशल परिषद वगैरह बनते हैं उनके भी हेड माने जाते हैं। वह अंतरराज्य परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो बच्चे मैंने एनटीसी के बारे में कई बार पढ़ा है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1951 में इसका उदय हुआ था, यानी कि स्टेबलाइजमेंट हुई थी। इसके जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। इस काउंसिल के वो आपके मेंबर कहलाते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर। इज इट क्लियर गाइस? इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 365 इंपॉर्टेंट है। द गवर्नर इज एडवाइज बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द जो गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर होंगे, राज्यपाल होंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी एडवाइस ले सकते हैं। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो हेड कहलाते हैं वो चीफ मिनिस्टर कहलाते हैं। अंडर आर्टिकल 363 के अंदर 163 के अंदर वो क्या कर सकते हैं? उनकी एडवाइस ले सकते हैं। अंडर आर्टिकल 364 गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड, मतलब मैंने ये तो बता ही दिया बच्चे कि 164 के तहत गवर्नर चीफ मिनिस्टर को क्या करते हैं? आपका अपॉइंट करते हैं, जो भी बंदा रिकमेंड किया जाता है उसी व्यक्ति को। आर्टिकल 167 में क्या होता है? चीफ मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दैट आर टेकन अप बाय हिम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और मतलब चीफ मिनिस्टर सभी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। मैंने जैसे बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले, किससे? गवर्नर से, जो भी डिसीजन उनके मतलब उनके उसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चे ये सारी चीजें वो करते हैं। मतलब पहला में 163 के अंदर गवर्नर क्या करते हैं? एडवाइस ले सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। 164 में गवर्नर अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर को। 167 के अंदर चीफ मिनिस्टर सभी प्रॉब्लम को, सभी बातों को आपका किससे? गवर्नर से डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? तो सिंपल से बच्चे 3 आर्टिकल आप याद करें। आर्टिकल 163, 165 और 167, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ मिनिस्टर अगर पढ़ रहे हैं तो ये 3 आर्टिकल पता होने चाहिए। बाकी भी मैं बताऊंगी, पहले आप ये याद करें। चलिए बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। क्लियर है? शालिनी मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि आपको क्या क्लियर नहीं हुआ है, ताकि मैं क्लियर कर दूं। आपको आर्टिकल समझ नहीं आया या क्या समझ नहीं आया, मुझे प्लीज क्लियरली बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे फंक्शन थे।
आपके मुख्यमंत्री के कार्य थे। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद के लिए मंत्री परिषद के संबंध में कार्य करते हैं, राज्यपाल के संबंध में कार्य करते हैं, और राज्य विधानमंडल जिसे आप क्या कहते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, इनके संबंध में कार्य करते हैं, ऐसा मैंने बताया। दूसरा, मुख्यमंत्री स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, जो भी स्टेट की योजना बनाने का काम करता है ना, जो बोर्ड, उसके चेयरमैन होते हैं। दूसरी चीज आपकी क्या बोली मैंने, जितने भी जोनल काउंसिल्स खुलते हैं, यानी कि कुछ ही समय के लिए जो खुलते हैं, स्टेट उसको रिकमेंड करता है कि भैया हम ये एजुकेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं या हम ये चला रहे हैं, उनके भी हेड वही होते हैं। तीसरी चीज आपका क्या होता है, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसके भी वो मेंबर होते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, चलिए मैंने दोबारा बता दिया, इसको दोबारा से सुन लें। बाकी इसमें बच्चे आर्टिकल्स हैं, तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे और गवर्नर की चीजों को जानेंगे। गवर्नर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कल का दिन क्या है, कल आपका है बृहस्पतिवार। तो बच्चे कल के लिए एक चीज तैयार करके आना, कल की क्लास में मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टर्म है। तो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, कल की क्लास में हम लोग बजट पढ़ते हैं। ठीक है, तो बजट पढ़ते हैं क्योंकि बजट अभी नया नया आया है, ताजी ताजी बजट है। तो बजट के बारे में कल की क्लास हम लोग रखते हैं, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे बजट। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे आपको सेम टाइम सेम चैनल विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स जरूर करना अच्छे अच्छे। थैंक यू।